कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल, इस परिवार की तरफ से हम लगातार भारत की जातियों के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम प्रतिदिन किसी एक जाति की उत्पत्ति, उनके वंशज, उनके गोत्र और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, इस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, लगातार आपका प्यार, आपका सहयोग इस यूट्यूब चैनल, इस परिवार को मिल रहा है। आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसा ही सहयोग बरकरार रखेंगे। दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल और हमारी जो टीम है वो लगातार कठिन मेहनत के साथ किसी एक जाति के इतिहास, उसकी उत्पत्ति, उसके वंशज, उसके गोत्र के बारे में डाटा कलेक्ट करती है और उसके बाद आपके सामने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। दोस्तों, लगातार आप सहयोग करते रहें और ये जो प्रत्येक जाति है उसके बारे में हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों, आज हम जिस जाति के बारे में बात करेंगे वो है जाट जाति। कौन थे जाट? कहाँ से आए जाट? जाटों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या भारत के अलावा भी और कहीं जाटों का निवास है? और जाटों का इतिहास जो है, मतलब भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में जाटों के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्या दोस्तों जाटों के बारे में इतिहास में कम लिखा हुआ है? अगर कम लिखा हुआ है तो क्या कम लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है? क्या कारण था कि जाटों के इतिहास को कम लिखा गया? इन सभी मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपके साथ। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने, ताकि ऐसे नहीं है कि हम किसी एक जाति के हैं तो ये वीडियो सुने, नहीं। दोस्तों, हम सब भारतीय हैं और भारतीयों के नाते हमारा ये फर्ज, हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम सभी जाति के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, और खास तौर पर ये जो जाति है, जाट जाति है, जाट समाज जो है, उसके व्यक्तियों को तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, हम जब भी किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं, हमारी टीम मिलती है, तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये उनके दिमाग में होता है कि हमारा जो वंशज था, कोई भी जाति है, वो ये जानने की इच्छा जरूर करती है कि हमारे जो वंशज थे, हमारे जो प्राचीन टाइम के वंशज थे, उन्होंने क्या काम किया और किस तरह से हमारी उत्पत्ति हुई, और इतिहास में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। क्या उन्होंने काम ज्यादा किया? इतिहास के पन्नों में उनके बारे में कम लिखा हुआ, क्या ऐसा है? या फिर उन्होंने काम नहीं किया? क्या कारण है कि उनका इतिहास में जिक्र कम क्यों नहीं? इन सभी मुद्दों को वो जानना चाहते हैं और इसी पर ही हम लगातार वर्क कर रहे हैं ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जाट जाति। जाट उत्तरी भारत और पाकिस्तान में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों का समुदाय है। ये दोस्तों आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसान या जमींदार की बात आती है या अन्न या अनाज उगाने की बात आती है, तो उसमें सबसे प्रबल दावेदार जो जाति है वो जाट है। कहा जाता है कि जाट जो है वो चूहे के जो बिल होते हैं ना, उसमें से भी दाना निकाल लेती है। चूहे के बिल से दाना निकालना, इसका मतलब आप समझ सकते हो। तो जाट बहुत मेहनत करता है कृषि के अंदर। वह मूल रूप से सिंध की निचली सिंधु नदी घाटी में चारवाह थे। जाट ने मध्यकालीन युग काल में उत्तर में पंजाब क्षेत्र में पलायन किया और बाद में 17वीं और 18वीं शताब्दी में दिल्ली क्षेत्र, पूर्वोत्तर राजपूताना और पश्चिमी गंगा के मैदानों में पलायन किया। इस्लाम, सिख और हिंदू धर्म को मानने वाले ये लोग अब पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में और भारतीय राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में रहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारा पंजाब है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है, वहां रहते हैं, ये सिंध में रहते हैं। जाट धर्म से हिंदू है। सिख या मुसलमान भाषा हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, उर्दू भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ये है, लेकिन इनका जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जाटों ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठाए। हिंदू जाट राज्य महाराजा सूरजमल के अधीन अपने चरम में पहुंच गया था। सूरजमल का जो कार्यकाल था दोस्तों, वो था 1707 से लेकर 1763 तक। और इस टाइम पीरियड आपको पता होगा, 1707 के अंदर जो अंतिम मुगल शासक माना जाता है, वैसे तो बहादुर शाह जफर को माना जाता है जो 1857 की क्रांति में थे, लेकिन ये जो टाइम पीरियड में थे जिनमें चरमोत्कर्ष पर मुगल शासक थे वो औरंगजेब था और 1707 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका टाइम पीरियड जो है वो सूरजमल का शुरू होता है। 20वीं शताब्दी तक पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में जमींदार जाट एक प्रभावशाली समूह बन गए। इन वर्षों में कई जाटों ने शहरी नौकरियों के पक्ष में कृषि को छोड़ दिया और उच्च सामाजिक स्थिति का दावा करने के लिए अपनी प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का उपयोग किया। जाट एक ऐसा लचीला नाम है जो उन लोगों के लिए प्रयोग होता है जिनका सिंध की निचली सिंधु घाटी में पशुचारण का आचरण था, जो पारंपरिक रूप से गैर अभिजात वर्ग था। दोस्तों, सिंधु घाटी की जो निचली सतह है उसमें ये पशुचारण का आचरण करते थे प्राचीन टाइम से, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कृषि की ओर डले थे।
11वीं और 16वीं शताब्दी के बीच जाट चारवार नदी घाटियों के साथ पंजाब में चले गए, जहां खेती पहली सहस्त्राब्दी में नहीं हुई थी। जहां पहले खेती नहीं थी तो ये पशु चारवा कहलाते थे, मतलब पशुओं का चराने का कार्य करते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये कृषि की ओर बढ़े थे, जब कृषि होना शुरू हो गई थी। कई लोगों ने पश्चिमी पंजाब जैसे क्षेत्रों में खेत जोतना शुरू किया, जहां हाल ही में सकिया लाया गया था। मुगल काल के प्रारंभ में पंजाब में जाट शब्द किसान का पर्याय बन गया था, क्योंकि जब भी हम किसान के पर्यायवाची पढ़ते हैं तो उसमें एक जाट भी आता है। कुछ जाट भूमि पर प्राप्त करने कई जाटों को अपनी खुद की भूमि प्राप्त थी और स्थानीय प्रभाव डाल रहे थे। समय के साथ जाट पश्चिमी पंजाब में मुख्य रूप से मुस्लिम, पूर्वी पंजाब में सिख और दिल्ली और आगरा के बीच के क्षेत्रों में हिंदू हो गए थे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल शासन के पतन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के भीतरी इलाकों के निवासी, जिनमें से कई सशस्त्र और खानाबदोश थे, उन्होंने तेजी से बसे शेरवासी और कृषकों के साथ परस्पर प्रभाव डालना शुरू किया। 18वीं शताब्दी के कई नए शासक ऐसे घुमतू पृष्ठभूमि से आए थे। जैसे ही मुगल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा था, उत्तर भारत में ग्रामीण विद्रोह की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी। यद्यपि उन्हें कभी कभी किसान विद्रोह के रूप में चित्रित किया गया था। असल में छोटे स्थानीय जमींदार अक्सर इन विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। सिख और जाट विद्रोहियों का नेतृत्व ऐसे छोटे स्थानीय जमींदारों द्वारा किया जाता था, जिनका एक दूसरे के साथ घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध थे और उनके अधीन किसान थे। बढ़ते किसान योद्धाओं के ये समुदाय अच्छी तरह से स्थापित भारतीय जातियों के नहीं थे, बल्कि काफी नए थे। ये लोग मैदानों के पुरानी किसान जातियों, विविध सरदार, खानाबदोश समूह को अवशोषित करने की क्षमता के साथ थे। मुगल साम्राज्य यहाँ तक कि अपनी सत्ता के चरम में भी ग्रामीण वासियों पर सीधा नियंत्रण नहीं रखता था। ये जमींदार थे जिन्होंने इन विद्रोहियों से सबसे अधिक लाभ उठाया और अपने नियंत्रण में भूमि को बढ़ाया। कुछ ने मामूली राजकुमारों की पदवी को भी प्राप्त किया, जैसे कि भरतपुर रियासत के जाट शासक बदन सिंह। जाट गंगा के मैदान में क्रम से 17वीं और 18वीं शताब्दी में दो बड़े प्रवास में पहुंचे। वह सामान्य हिंदू अर्थ में जाति नहीं थे। उदाहरण के लिए जैसे पूर्वी गंगा के मैदान के भूमिहार थे, बल्कि वह किसान योद्धाओं का एक समूह थे भारतीय गणराज्य में। जाट समुदाय भारत में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में बसते हैं। पंजाब में ये जट कहलाते हैं तथा शेष प्रदेशों में जाट कहलाते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में जाट जाति अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब दोस्तों ओबीसी में आती है। 20वीं सदी और वर्तमान में जाट हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में राजनीतिक रूप से अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भारत के छोटे प्रधानमंत्री चरण सिंह सहित कुछ जाट नेता ख्यात राजनेताओं के रूप में उभरे थे। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में जाट मुस्लिम रहते हैं और पाकिस्तानी पंजाब तथा मोटे तौर पर पाकिस्तान में सार्वजनिक जीवन में प्रमुख भूमिका में हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भी जाट समुदाय निवास करते हैं। पाकिस्तान में भी जाट नेता विशिष्ट राजनेता है, जैसे आसिफ अली जरदारी और हिना रबानी खर। मतलब ये विशिष्ट नेता है जो राजनेता है जाट पाकिस्तान के अंदर, आसिफ अली जरदारी और हिना रबानी खर। भारतीय सेना में बड़ी संख्या में जाट लोग हैं, जिसमें जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट शामिल है, जिनमें उन्हें वीरता और बहादुरी के विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जाट लोग पाकिस्तानी सेना प्रमुखतः पंजाब रेजिमेंट में भी शामिल है। धार्मिक सांस्कृतिक जाट अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं। जाट प्रारंभ से ही प्रकृति पूजक वैदिक सनातन धर्मी रहे हैं। कृष्ण और राम को जाट समुदाय अपना पूर्वज मानते हैं, जो कि एक मिथक है। जाटों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत है, परंतु स्वीकृति सिद्धांत के अनुसार जाट मूलतः भारतीय हैं। वर्ण स्थिति कुछ स्रोतों में कहा गया है कि जाटों को क्षेत्रीय माना जाता है, जबकि अन्य इन्हें वैश्य या शूद्र वर्ण प्रदान करते हैं। जहां दोस्तों आपको पता है प्राचीन टाइम में 4 वर्ण चलते थे, कुछ में इन जाटों को क्षेत्रीय माना जाता है, जबकि अन्य जो ग्रंथ है उसके अंदर कुछ ऐसे इफेक्ट भी है जैसे जिनमें ये वैश्य या शूद्र कहलाते हैं। ब्राह्मणों को छोड़कर अधिकांश उत्तर भारतीय गांवों में जाट, राजपूत और ठाकुर जाति पदानुक्रम के शीर्ष पर हैं। ब्रिटिश राज के बाद के वर्षों में राजपूतों ने जाटों के क्षेत्रीय के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस मतभेद के कारण दोनों समुदायों के बीच अक्सर हिंसक घटनाएं हुई। क्षेत्रियों का उस समय का दावा आर्य समाज द्वारा किया जा रहा था, जो जाट समुदाय में लोकप्रिय थी। ब्रज की समकालीन राजनीति में जाट शक्तिशाली बनकर उभरे। जाट नेताओं ने इस समय में ब्रज में अनेक जगहों पर जैसे सिनसनी, ढींग, भरतपुर, मुरसान, हाथरस जैसे कई राज्यों को स्थापित किया। इन राज्यों में ढींग, भरतपुर के राजा महत्वपूर्ण ने इन राज्यों ने ब्रज का गौरव बढ़ाया। इन्हें ब्रजेंद्र अथवा ब्रजराज भी कहा गया। ब्रज के इतिहास में कृष्ण अलबरूनी ने कृष्ण को जाट ही बताया है के पश्चात जिन कुछ हिंदू राजाओं ने शासन किया उसमें ढींग और भरतपुर के राजा विशेष थे। इन राजाओं ने लगभग 100 साल तक ब्रजमंडल के एक बड़े भाग पर राज्य किया और इन जाट शासकों में महाराजा सूरजमल, जिसका शासनकाल 1755 से लेकर 1763 ईस्वी तक, और उनके पुत्र ज्वार सिंह ब्रज के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है।
जाट राजाओं ने ब्रज में हिंदू शासन को स्थापित किया। उनकी राजधानी पहले ढींग थी, फिर भरतपुर बन गई। महाराजा सूरजमल और उनके बेटे ज्वार सिंह के समय में जाट राज्य बहुत फैला, लेकिन धीरे धीरे वह घटता गया। भरतपुर, मथुरा और उसके आसपास अंग्रेजों के शासन से पहले जाट बहुत प्रभावशाली थे और अपने राज्य के संपन्न स्वामी थे। वह कर और लगान वसूलते थे और अपने सिक्के चलाते थे। उनकी टकसाल ढींग, भरतपुर, मथुरा और वृंदावन के अतिरिक्त आगरा और इटावा में भी थी। जाट राजों के सिक्के अंग्रेजों के शासनकाल में भी भरतपुर राज्य के अलावा मथुरा मंडल में प्रचलित थे। सर जदुनाथ सरकार ने जाटों का वर्णन करते हुए उन्हें उस विस्तृत भूभाग का जो सिंधु नदी के तट से लेकर पंजाब, राजपूताना के उत्तरी राज्यों और ऊपरी यमुना घाटी में होता हुआ चंबल नदी के पार ग्वालियर तक फैला था, सबसे महत्वपूर्ण जातीय तत्व बताया। सभी विद्वान एक मत है कि जाट आर्यवंशी थे। जाट अपने साथ कुछ संस्थाएं लेकर आए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी पंचायत, 5 श्रेष्ठ व्यक्तियों की ग्राम सभा जो न्यायाधीशों और ज्ञानी पुरुषों के रूप में कार्य करते थे। हर जाट समगोत्रीय वंश के लोगों का छोटा सा गणराज्य होता था, जो एक दूसरे के बिल्कुल समान लेकिन अन्य जातियों के लोगों से स्वयं को ऊंचा मानते थे। जाट गांवों का राज्य के साथ संबंध निर्धारित राजस्व राशि देने वाली एक अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में होता था। कोई राज्य की सत्ता उन पर अपना अधिकार जताने का प्रयास नहीं करती थी। जो कोशिश करती थी उन्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जाता था कि किले रूपी गांवों के विरुद्ध सशस्त्र सेना भेजना लाभप्रद नहीं है। स्वतंत्रता तथा समानता की जाट भावना ने ब्राह्मण प्रधान हिंदू धर्म के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। इस भावना के कारण उन्हें गंगा के मैदानी भागों के विशेषकर प्रपात ब्राह्मणों की अवमानना और अपमान झेलना पड़ा। जाटों ने ब्राह्मणों व ज्योतिष या भिक्षुक मानता था और क्षेत्रीय जो ईमानदार से जीविका कमाना पसंद नहीं करता था और किराए का सैनिक बनना पसंद करता था के लिए एक धन्यवान संरक्षक बन गए। जाट जन्मजात श्रमिक योद्धा थे। वे कमर में तलवार बांधकर खेतों में हल चलाते थे और अपने परिवार की रक्षा के लिए क्षत्रियों से अधिक युद्ध करते थे, क्योंकि आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रमण करने पर जाट अपने गांव को छोड़कर नहीं भागते थे। अगर कोई विजेता जाटों के साथ दुर्व्यवहार करता था और उसकी स्त्रियों से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता था, तो वह आक्रमणकारियों के काफिले को लूट कर उसका बदला लेते थे। उसकी अपनी खास ढंग की देशभक्ति विदेशियों के प्रति शत्रुता और साथ ही अपने उन देशवासियों के प्रति दयापूर्ण यहाँ तक कि तिरस्कारपूर्ण थी जिनका भाग्य बहुत कुछ उसके साहस और धैर्य पर अवलंबित था। प्रोफेसर कानूनगो ने जाटों की सहज लोकतंत्रीय प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। ऐतिहासिक काल में जाट समाज उन लोगों के लिए महान शरण स्थल बना रहा जो हिंदुओं के सामाजिक अत्याचार के शिकार होते थे। ये दलित तथा अछूत लोगों को अपेक्षाकृत अधिक समानतापूर्ण स्थिति तक उठाता था और शरण में आने वाले लोगों को एक सजातीय आर्य ढांचे में ढालता रहा। शारीरिक लक्षण, भाषा, चरित्र, भावना, शासन तथा सामाजिक संस्था विषयक विचारों की दृष्टि से आज का जाट निर्विवाद रूप से हिंदुओं के अन्य वर्णों के किसी भी सदस्य की अपेक्षा प्राचीन वैदिक आर्यों का अधिक अच्छा प्रतिनिधि है। औरंगजेब के शासक बनने के कुछ ही समय के अंदर जाट आंखों का कांटा बन गए। उनका निवास मुख्यतः शाही परगना था, जो मोटे तौर पर एक चौकोर प्रदेश था जो उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 250 मील लंबा और 100 मील चौड़ा था। यमुना नदी इसकी विभाजक रेखा थी। दिल्ली और आगरा इसके 2 मुख्य नगर थे। इसमें वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, मथुरा में हिंदुओं के धार्मिक तीर्थ स्थान तथा मंदिर भी थे। पूर्व में ये गंगा की ओर फैला था और दक्षिण में चंबल तक, अंबाला के उत्तर में पहाड़ों और पश्चिम में मरुस्थल तक का। इनके राज्य की कोई वास्तविक सीमाएं नहीं थी। ये इलाका कहने को सम्राट के सीधे शासन के अधीन था, परंतु व्यवहार में ये कुछ सरदारों में बंटा हुआ था। ये जमीनें उन्हें उनके सैनिक के भरण पोषण के लिए दी गई थी। जाट लोग दबंग देहाती थे जो साधारणतः शांत होने पर भी उससे अधिक राजस्व देने वाली नहीं थे जितना कि उन्हें जबरदस्ती ऐंठा जा सकता था। उन्होंने मिट्टी की दीवारें बनाकर अपने गांवों को ऐसे किलों का रूप दे दिया जिन्हें केवल तोपखाने द्वारा जीता जा सकता है। इतिहासकारों ने जाटों के विषय में नहीं लिखा। जवाहरलाल नेहरू के एम पणिकर ने जाटों के मुख्य नायक सूरजमल के नाम का उल्लेख भी नहीं किया। टोड ने स्पष्ट लिखा है कि जाटों में इतिहास बुद्धि लगभग नहीं है। जाट इतिहास में कुछ देरी से आते हैं और ज्वार सिंह की मृत्यु के बाद से सन 1805 में भरतपुर को जीतने में लॉर्ड लेक की हार तक उनका वैभव कम होता जाता है। मुस्लिम इतिहासकारों ने जाटों की प्रशंसा नहीं की। ब्राह्मण और कायस्थ लेखक भी लिखने से कतराते रहे। दोष जाटों का ही है, उनका इतिहास अतुलनीय है, पर जाटों का कोई इतिहासकार नहीं हुआ। देशभक्ति, साहस और वीरता में उनका स्थान किसी से कम नहीं है। फादर वेडल लिखते हैं, जाटों ने भारत में कुछ वर्षों से इतना तहलका मचाया हुआ और उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार इतना अधिक तथा उनका वैभव इतने थोड़े समय में बढ़ गया कि मुगल साम्राज्य की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए इन लोगों के विषय में जान लेना आवश्यक है जिन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली। यदि कोई उन विप्लवों पर विचार करे जिन्होंने इस शताब्दी में साम्राज्य को इतने प्रचंड रूप से झकझोर दिया, तो वह अवश्य ही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जाट, यदि वे इनके एकमात्र कारण न भी हो तो भी कम से कम सबसे महत्वपूर्ण कारण अवश्य हैं।
आगरा और दिल्ली में जब तक शक्तिशाली शासन रहा, जाट शांतिपूर्वक रहे। वह अपनी जमीन जोतते हैं, माल गुजारी देते हैं और सेना में सैनिकों के रूप में अपने आदमियों को भेजते हैं। इसी उदासीनता के कारण इतिहासकार भी उनको अपेक्षित करते रहे। दक्षिण क्षेत्र में युद्ध में होने के कारण औरंगजेब सन 1681 से 1760 तक दिल्ली न जा सका। औरंगजेब के पुत्र वरिष्ठ सेना नायक और सलाहकार औरंगजेब के साथ ही गए थे। द्वितीय श्रेणी के नायकों को दिल्ली का शासन कार्य करने के लिए दिल्ली में रखा गया था। तत्कालीन शासन दूर से किया जाता रहा। दक्षिण के युद्ध से राजकोष खाली हो गया। सम्राट के सैनिक माल गुजारी के लिए किसानों को तंग करते थे। जो किसान माल गुजारी नहीं देते थे, उनसे माल गुजारी वसूल करने की शक्ति शासन में नहीं थी। औरंगजेब की ऐसी परिस्थिति से शाही परगनों में जाटों को विद्रोह पनपा। कहावतें कही जाती है, जाट और घाव बंधा हुआ ही भला है। अधिकारी स्वेच्छाचारी हो गए। मथुरा और आगरा जनपद के जाट अत्याचार और अव्यवस्था को झेलते रहे। स्थानीय फौजदार मुर्शिद कुली खां तुर्कमान नीच और व्यवहारी था और उसके शासनकाल में कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। कृष्ण जन्माष्टमी पर गोवर्धन में बहुत बड़ा मेला लगता था। मुर्शिद कुली खां हिंदुओं का वेश धारण करके माथे पर तिलक लगाकर मेले में भीड़ में मिल जाता था। जैसे ही कोई दिखाई देता था, उसे वह भेड़ों के रेवड़ पे भेड़िए की तरह झपट कर ले भागता था और उसे नाव में, जिसे उसके आदमी नदी के किनारे तैयार रखते थे, डालकर तेजी से आगरे की ओर चल पड़ता था। हिंदू बेचारा शर्म के मारे किसी को न बताता कि उसके साथ क्या हुआ। इस प्रकार के व्यभिचार से जनता में शासन के प्रति आक्रोश उबलने लगा। औरंगजेब को जब इसका पता चला तो उसने एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम अब्दुन्नबी खां को मथुरा जिले का फौजदार बनाया, जिससे शांति स्थापित हो सके। अब्दुन्नबी खां को आदेश दिया गया कि वह मूर्ति पूजा को बंद कर दे। सन 1660 से 1669 तक लगभग 10 वर्ष इस पद पर बना रहा और अब्दुन्नबी खां हिंदुओं के लिए बहुत ही कठोर था। उसने मथुरा के मध्य केशव देव मंदिर के जीर्ण भाग पर मस्जिद बनाने का निर्णय लिया। अत्याचार लगातार होते रहे। पहली बार 326 ईस्वी में सिकंदर के आक्रमण के कारण पंजाबी क्षेत्र में बसे जाट अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वहां से मरु प्रदेश की तरफ पलायन कर गए। वह मरु स्थल में अलग अलग स्थानों पर बस गए। पंजाब से मरु प्रदेश में आने वालों में शिवी, मालव, योधे जाट प्रमुख थे। इन जाटों ने यहाँ पर अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार उपरोक्त जातियों के अतिरिक्त मदर जाट भी पंजाब से यहाँ पर आए। मूल शिवियों के वंशज सेव, शिवरायन, शिवराल, सिंवर और छाबा गोत्र हैं। भद्रों के वंशज जिंजा, बाना, थोरिया, कुलरिया, महला, खिचड़ आदि है। राड, कड, मुंड और बावल भी पंजाब से पलायन कराए। इन जाटों के मरु प्रदेश में जनपद थे और यहाँ पर जहाँ पर इनका शासन 4वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चला। उपरोक्त समय में सिंध में भी देवल जाटों का शासन था, लेकिन 650 ईस्वी के आसपास सासी राय द्वितीय का वध ब्राह्मण चच ने कर दिया, अपना राज कायम कर लिया। इस प्रकार देवल जाटों का शासन सिंध में समाप्त हो गया। चच ने सिंध के उमरकोट व अलोर पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। ब्राह्मण राजा चच के अत्याचारों के कारण वहां के जाट सुरक्षित स्थानों की तलाश में राजस्थान की ओर चले गए और वह बाड़मेर व जालोर के भूभाग में आबाद हो गए। इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार के मतानुसार किंकन क्षेत्र के बोलन दर्रे के आसपास जाटों की स्थिति मजबूत थी, जिससे 655 से 661 ईस्वी के मध्य अरब मुस्लिम आक्रांताओं का भारत में घुसने से रोकने वाले जाट ही थे। जाट वीरों के कारण ही बोलन दर्रे से 200 वर्ष तक अरबों का सैलाब भारतीय भूमि पर नहीं आ सका। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया और इस तरह वहां पर अरबों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके बाद 834 ईस्वी में बगदाद के खिलाफों ने सिंध के मोहम्मद बिन उस्मान से मिलकर सिंध के जाटों पर धावा बोल दिया और जाटों की वहां पराजय हो गई। फिर 1008 में मोहम्मद गजनबी ने पंजाब पर आक्रमण किया। तब गखंड जाटों के कारण उसकी सेनाओं को भारी हानि हुई। 1025 में जब गजनबी सोमनाथ लूटकर वापस जा रहा था, तब लूट के माल को उससे जाटों ने छीन लिया। इससे क्रोधित महमूद ने 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के खिलाफ सुनियोजित हमला किया। तब काते अकबरी इलियट द्वारा उदत मतानुसार इस युद्ध में 60,000 से अधिक जाट वीर मारे गए। महमूद के अत्याचारों से प्रताड़ित अधिकतर जाट सिंध व पंजाब से मरु प्रदेश की तरफ आ गए, जो गंगानगर, बीकानेर, चूरू क्षेत्र में बस गए। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तथा दिल्ली व कनौज पर अधिकार कर लिया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गोरी के अत्याचार बढ़ गए और 1195 में जाटों की सरव खाप ने गोरी के खिलाफ सेना खड़ी की। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी सवे पंजाब आता है। तब पंजाब के गोखर जाटों से युद्ध होता है, लेकिन गोखर उस युद्ध में हार जाते हैं। तब फिर जाटों का पलायन मरु प्रदेश की तरफ होता है। कई खोखर जाट फिर भी सिंधु नदी के आसपास रह जाते हैं। जब मोहम्मद गोरी वापस गजनवी की तरफ लौट आता है, तब खोखर जाटों के नेता रायसाल के नेतृत्व में गोरी के काफिले पर हमला कर 15 मार्च 1206 को गोरी को मार डाला गया।
जिसे कोई राजपूत राजा नहीं मार सके उसे जाटों ने मौत की नींद सुला दी। डॉक्टर K.R. कानूगो हिस्ट्री ऑफ जाट्स में उल्लेखित है कि भारत के जाटों ने अरब से आने वाले आक्रमणकारियों को हमेशा डटकर मुकाबला किया, लेकिन उनके पास संगठित सेना का अभाव था, इसलिए लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाते थे। भारत के पश्चिम में मूलतः जाट ही बसते थे, इसलिए उनको मुस्लिम आक्रमणकारियों से लगातार उत्पीड़न झेलना पड़ा। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में जाटों का वहां से विस्थापन हुआ। तब मारवाड़ व अन्य मरु प्रदेश में 3 तरफ से जाट आए, सिंध, सतलज व पंजाब। पलायन कर जाट वर्तमान के राजस्थान में गंगानगर, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि क्षेत्रों के भूभाग में बसे। सिंध, पंजाब से विस्थापित जाटों का मरु प्रदेश में आना 3वीं सदी से 16वीं सदी तक जारी रहा। मरुस्थलीय प्रदेश में बसने के साथ ही यहाँ पर जाटों के छोटे छोटे गणराज्य स्थापित हुए। योद्धाओं को हराकर नागों ने जंगल प्रदेश बीकानेर, नागौर पर अधिकार कर लिया। भारत नागा ने 3वीं सदी से 6वीं सदी तक छतरपुर, नागौर को राजधानी बना मारवाड़ पर राज्य स्थापित किया। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक यहाँ पर गुजरों का आधिपत्य हो गया। 11वीं सदी में मारवाड़ व किशनगढ़ के बड़े भूभाग पर धोलिया गोत्र के जाटों का शासन रहा। तेजाजी के वंशज धोलिया नागवंश थे। यहाँ पर काला नागवंशी भी थे। अलग अलग क्षेत्र मारवाड़ में जोइया व बलहारा जाटों के राज्य भी थे। रोज गोत्र के जाटों का भी कई भागों पर प्रभुत्व था। इस वंश के छाजूजी रोज प्रसिद्ध थे। उनके गांव झाजोली व कठौती मुख्य थे। तेजाजी का जन्म, क्योंकि दोस्तों आपको पता है लोक देवता वीर तेजाजी एक जाट नागवंशीय थे, तो जाटों के इतिहास में उनका काफी योगदान है और इनके वंशज भी ये माने जाते हैं। तेजाजी का जन्म गांव खन्नाल, परगना, नागौर में हुआ था। वह ढोलिया गोत्र के जाट थे। जाट इतिहास के विद्वान लेखक ठाकुर देशराज का मत है कि तेजाजी का जन्म 1040 ईस्वी में विक्रम संवत में हुआ था, बलिदान मार्ग सुदी 10वीं को। इतिहासकार डॉक्टर पेमाराम ने बही जाट भेरू डेगाना के आधार पर उनका जन्म जो है वो विक्रम संवत 1130 ईस्वी में होना बताया। उनके पिता का नाम तहाड़जी और माता का नाम राम कुंवरी था। डॉक्टर पेमाराम के अनुसार उनका बलिदान भादवा सुदी 10वीं को हुआ था। तेजाजी का विवाह पनेर नामक गांव के रायमलजी जागी मातुल भांकर की पुत्री पेमल से हुआ था। भेरू जाट की बही में तेजाजी की वंशावली दी हुई है। ये वंश महाबल का था तथा तेजाजी के दादा बोहितराज थे। पिता तहाड़देव के 6 पुत्र थे। 2 पुत्रियां राजल व भोंगरी थी। राजल का विवाह जोराजी सिहाग के साथ हुआ, जबकि भोंगरी अविवाहित रही। 11वीं सदी में छोटे राज्य थे और उस समय मारवाड़ में भी कई नागवंशीय जाटों के राज्य थे। नागौर नागवंशी जाटों की प्राचीन भूमि थी। ठाकुर देशराज की मान्यता है कि तेजाजी के पिता तहाड़जी खड़नाल जनपद के गणपति थे। तेजाजी का विवाह बाल्यकाल में ही पनेर के गणपति रायमल जी की जागी की पुत्री पेमल से हो गया था। तेजाजी के ससुर व पत्नी के नाम को लेकर इतिहासकार में मतभेद रहा है, परंतु भाट बही के अनुसार उपयुक्त नाम ही सही प्रतीत होता है, जो लोक साहित्य से ही मेल खाते हैं। नागवंशी जाट शासक पशुपालक रहे थे, अतः तेजाजी के यहाँ पर भी बड़ी संख्या में गायें थी। तेजाजी उस समय के अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थे, पर साथ ही ईश्वर भक्ति भी करते थे। तेजाजी के जीवन से जुड़ी कई कथाएं हैं जो तथ्यात्मक और रोचक भी है। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन था। लोक गीतों में लीलन का नाम कई बार आता है। इसी तरह लोकगीत में तेजाजी की भाभी का ताना भी लालजी, परणी, लियो, भातो, वेगो, लाउसी, ये कुछ कहावतें भी हैं। बहन राजल का भी लोकगीतों में वर्णन खूब है। गोगा जी की भांति तेजाजी ने अपना जीवन गायों की रक्षा करते हुए बलिदान कर दिया था। लाचा गुजरी की गायों को मीणों से वापस लाने के लिए युद्ध किया और गायें वापस लाए, परंतु वह इस युद्ध में गंभीर घायल हो गए थे। अपनी जबान के धनी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले वीर तेजाजी निर्बल व असहायों के संरक्षक माने जाते हैं। लोक साहित्य से पता चलता है कि ससुराल जाते समय तेजाजी को नाग बालू अन्य शासक ने रास्ते में मिला जो तेजाजी से दुश्मनी रखता था। वहां पर लड़ाई टालने के लिए तेजाजी जी ने बालू को वचन दिया कि ससुराल से पत्नी को लेकर वह इसी रास्ते वापस आएगा, तब तुमसे लड़ाई कर लूंगा। बालू ने उसे जाने दिया। लोक साहित्य में यह कथा आती है कि मेरों से गाय छुड़ाने के दौरान गंभीर घायल हो जाते हैं। फिर से वे पेमल को लेकर वापिस रवाना होते हैं। तब नागा से सामना होता है। घायल होते हुए भी तेजाजी बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, परंतु आखिर में वे मारे जाते हैं। पेमल सती हो जाती है। सती होते समय पेमल कहती है, थारा मनपसंद कार्य सिद्ध हो सी, आई महारी अमर आशीष है। तेजाजी की लोक गाथाओं में सर्पदंश की भी एक गाथा है। तेजाजी जब ससुराल पेमल को लेने जा रहे थे तो एक सांप अग्नि में जल रहा था, तो ये देख तेजाजी ने उसे बचा लिया। उसी नाग से उनकी नागिन जलकर मर गई थी। सांप को श्राप था और उसे मुक्ति मिली। तो ये था दोस्तों आज का जो जाटों का इतिहास था। कौन थे जाट, कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके गोत्र कौन से है। दोस्तों हम इस YouTube चैनल के द्वारा लगातार भारत की जो जातियां हैं उस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप सभी दोस्तों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप लगातार इस चैनल को, इस परिवार को सहयोग कर रहे हैं। आशा करते हैं आगे भी करते रहेंगे।
दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें, ताकि भारत की जितनी भी जातियां हैं, चाहे कोई भी जाति है, उसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होना जरूरी है। और खास तौर पर उस जाति के लोग, उनको ये संपूर्ण जानकारी होनी जरूरी है कि उनके जो वंशज थे वो कौन थे, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, और इतिहास के पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। क्या उनके बारे में कम लिखा हुआ है और ज्यादा लिखना था, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, क्यों नहीं लिखा, ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है हर व्यक्ति का। इसलिए हम इसी मुद्दे पर हमारी जो टीम है वो लगातार वर्क कर रही है। दोस्तों कोई भी कार्य होता है, कोई भी वर्क अपने करते हैं किसी टीम के तहत, तो आपको भी पता है दोस्तों, आज का जो सिस्टम है, किसी टीम के तहत काम करवाना या करना के लिए एक रेगुलेशन होता है, एक नियम होता है, और उस नियम के अनुसार हमें चलना होता है। तो उस नियम को फॉलो करवाने के लिए कुछ आपको ये आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कुछ नियम को, रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए, कंटिन्यूस कार्य जारी रखने के लिए हमारे पास एक वित्त विभाग होता है। ये हम बजटों में भी पढ़ते आते हैं। वो वित्त विभाग क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है पूरे देश पे भी अपने को अगले साल क्या क्या करना है। और वैसे ही कोई वर्क करता है तो उसका भी एक वित्त विभाग होता है, और उस वित्त विभाग के तहत उसको क्या कार्य करवाने हैं और किस प्रकार करवाने हैं, उसके लिए वित्त विभाग होना जरूरी है। तो दोस्तों हम बिल्कुल निःशुल्क तहत से आपका सहयोग कर रहे हैं, और आप हमारा और हमारी टीम का सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप पढ़ें, उसके बाद अपनी राय बनाएं, ठीक है, क्योंकि हमारी भी टीम लगातार इस पर वर्क कर रही है। आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर पढ़ें, उसके बाद अपनी राय, और राय के बाद आप डिसाइड करें कि आपको सहयोग करना है नहीं करना है, और हम क्यों करें सहयोग, ये भी एक मुद्दा हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। तो अपनी आत्मा से एक बार जरूर पूछें और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।